जय हिंद साथियों। आप सभी लोगों का सक्सेस सेंटर के इस यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जो है यूनिट फर्स्ट वर्णमाला पढ़ रहे हैं। दोस्तों, हमने पहले देखा कि व्याकरण किसे कहते हैं, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि वर्ड किसे कहते हैं, उसके बाद देखा आज हम लोगों को पढ़ना है वर्ड के प्रकार। तो आप लोग हीडिंग डालिएगा कि वर्ड के प्रकार, वर्ड के प्रकार। दोस्तों, वर्ड जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं स्वर, एक होते हैं व्यंजन। पूछिएगा वर्ड कितने प्रकार का कोई, तो आप बता दीजिएगा। एक स्वर होता है, एक व्यंजन, मतलब दो प्रकार के होते हैं। बहुत से विद्वान इसको तीन प्रकार के भी मानते हैं। यह आप बता दीजिएगा। एक होता है आपका स्वर, एक होता है व्यंजन, और एक होता है आपका अयोग वाह। दोस्तों, हम लोग इस पर बात करेंगे। तो अयोग वाह जो है दो होते हैं। एक होते हैं अंक और आह। इन दोनों वर्ड को क्या कहा जाता है? अयोगवाह कहा जाता है। अंक और आह को क्या कहा जाता है? तो अयोगवाह कहा जाता है। तो और बहुत से विद्वान इसको चार प्रकार के बताते हैं। वो होता है, इस प्रकार बता दीजिए आप लोग कि एक हो गया स्वर, व्यंजन, और इसी को हम लोग जो अयोगवाह है इसको अलग अलग करके लिख देते हैं। इसको एक लोग इसको कहते हैं अनुस्वार, और इसको कहते हैं विसर्ग। तो पूछिएगा वर्ड कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, स्वर और व्यंजन। लगभग यही पूछे जाते हैं, लेकिन कई विद्वान इसको तीन प्रकार के मानते हैं। क्या क्या? स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। और बहुत से लोग इसको चार प्रकार के मानते हैं। कौन कौन? स्वर, व्यंजन, इसी अयोगवाह को अलग अलग करके देखो। इसको कहते हैं अनुस्वार, इसको कहते हैं विसर्ग। तो कोई कन्फ्यूजन मत है। तो लगभग यही पूछा जाता है एग्जाम में कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग दो बताइएगा। बताइए स्वर और व्यंजन। कहीं कहीं तीन ऑप्शन दिए गए, तीन मानेंगे। अगर चार ऑप्शन में दिए गए तो चार मानेंगे। वो तो ऑप्शन के अनुसार रहेगा। आप लोग एक बार इसको नोट करिएगा। वर्ड दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। बहुत से लोग तीन प्रकार के मानते हैं, स्वर, व्यंजन, अयोगवाह। और फिर इसी को बहुत लोग चार प्रकार के मानते हैं, स्वर, व्यंजन, इसी अयोगवाह को बांट दिया गया देखो अनुस्वार और विसर्ग में। तो कन्फ्यूजन मत है। आयोग द्वारा पूछा गया था कि जब पूछा गया था वर्ड कितने प्रकार के होते हैं, तो उसमें तो ऑप्शन 2 था, 11 था, 12 था और 14 था। तो 2 माना गया था उसमें। लेकिन ऑप्शन में अगर 3 रहेगा, 4 रहेगा, तब इसको बताएंगे। नहीं तो आप लोग बताएंगे दो ही प्रकार के। कौन कौन? स्वर और व्यंजन। अब हम लोग देखते हैं कि स्वर किसे कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं? आप लोग बता दीजिएगा। जो बिना किसी बाधा के, जो बिना किसी बाधा के सतत उच्चारित हो। जो बिना किसी बाधा के सतत उच्चारित हो उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ आ, बड़ा, आ, ई,
तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारे मुख में कहीं बाधा उत्पन्न नहीं हो रही, इसलिए कहा गया है जो बिना किसी बाधा के सतत उच्चरित हो उसे क्या कहते हैं, उसे स्वर कहते हैं। या आप लोग बता दीजिएगा कि जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से उच्चरित हो उसे स्वर कहते हैं। जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से, मतलब स्वर को बोलने के लिए किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है हमें। जैसे मैं बोल रहा हूँ आ, बड़ा, तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारे मुंह में जो है कहीं भी बाधा उत्पन्न नहीं हो रही है, इसको हम लोग आसानी से बोल देंगे, कहीं भी हमारी जीवा किसी को टच नहीं करेगी मुहुआ कहीं भी। और जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से उच्चरित हो उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। और अगर पूछा जाए व्यंजन किसे कहते हैं, तो आप लोग बताइएगा। मुख में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न होती है। यानी कि जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं, जैसे मतलब का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, जा, इया, कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न हो रही मुहुआ में। जैसे मैं चा, छा, जा बोल रहा हूँ, तालू में हमारी जीवा जो है जाकर उसको जो है स्पर्श कर रही है, तो मुख में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न होती है। या आप लोग बता दीजिएगा कि जो व्यंजन में इनके उच्चारण में मुख में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न होती है। जैसे चा, छा, जा, झा, इया, ये व्यंजन है, तो हमारा जीवा जो तालु को स्पर्श कर रही है, तो कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न हो रही है। या आप लोग फिर बता दीजिएगा कि जो किसी अन्य वर्ण की सहायता से उच्चरित होते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे व्यंजन में का ले लीजिए आप लोग, तो का जो है का और आ से मिलकर बना है, मतलब कि ये जो है स्वर से मिलकर बना है। देखो, जो किसी अन्य वर्ण की सहायता से उच्चरित होते हैं, मतलब ये किसके स्वर की सहायता से उच्चरित होते हैं। जैसे बोलिए का, खा, गा, अंत में जो है आ की जो है ध्वनि आ रही है, यानी स्वर। तो जो किसी अन्य वर्ण की सहायता से उच्चरित होते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से उच्चरित हो उसे स्वर कहते हैं। यानी कि व्यंजन में उच्चारण के लिए किसी वर्ण की आवश्यकता होती है, और स्वर जो है किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती इनके उच्चारण के लिए। तो आप लोग बता दीजिएगा कि स्वर जो होते हैं उन्हें उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, लेकिन व्यंजन को उच्चारित करने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। तो आप लोग डिफिनीशन दोनों का लिख लीजिएगा अच्छे से। अब हम लोग बात करते हैं अयोगवा पे। अयोग
वाह। हम लोग बात करते हैं इसका जो हम शाब्दिक विच्छेद करेंगे तो होता है आ प्लस योग प्लस वाह। आ का अर्थ होता है नहीं, योग का अर्थ होता है जुड़कर, और वाह का अर्थ होता है वाहन। वाहन मतलब अयोगवाह जो किसी के साथ जुड़कर वाहन नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। मतलब अयोगवाह जो होते हैं, कौन कौन से वर्ड हैं अयोगवाह में हम लोग जान लेते हैं। एक होता है हमारा अंक, एक होता है आह। ये दोनों वर्ड क्या कहलाते हैं? अयोगवाह कहलाते हैं। तो आ मतलब नहीं, योग मतलब जुड़कर, वाह मतलब वहन होकर। तो कोई पूछेगा तो आप लोग वे वर्ड, तो इसका डिफिनेशन लिख लीजिएगा। वे वर्ड जो जुड़कर वाहन नहीं होते हैं उसे अयोग, उसे अयोग वाह कहते हैं। वे मतलब आ मतलब नहीं, योग मतलब जुड़कर, वाह मतलब वाहन। मतलब अयोगवाह पूछेगा कौन से होते हैं, आप लोग बताइए। अंक और आ क्या होते हैं? अयोगवाह होते हैं। तो बताइएगा वे वर्ड जो जुड़कर वाहन नहीं होते हैं उसे अयोगवाह कहते हैं। किसके साथ नहीं जुड़ते हैं? तो बताइएगा कि ना ईश्वर के साथ जुड़ते हैं और ना ही व्यंजन के साथ जुड़ते हैं, ना ही ईश्वर के साथ जुड़ते हैं, ना ही ये व्यंजन के साथ जुड़ते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। तो बताइएगा वे वर्ड जो जुड़कर वाहन नहीं होते हैं उसे अयोगवाह कहते हैं। किसके साथ जुड़कर वाहन नहीं होते हैं? ना स्वरों के साथ जुड़ते हैं, ना व्यंजन के साथ जुड़ते हैं। और पूछेगा अयोगवाह कौन है, तो बताइए अंक और आह को क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। अब बात उठती है कि अयोगवाह नाम किसने दिया था, तो आप लोग लिख दीजिएगा। एक विद्वान थे किशोरी दास, लिख लीजिएगा आप लोग किशोरी दास। किशोरी किशोरी दास जी ने इन दोनों वर्डों को क्या कहा था? अयोगवाह कहा था। पूछेगा अयोगवाह नाम किसने दिया था, तो आप लोग बताएंगे किशोरी दास जी ने। आप लोग एक बार नोट करिए, अयोगवाह के बारे में हम लोग और बात करते हैं। अब तक हम लोग शाब्दिक अर्थ, आपको कोई डिफिनेशन बताएगा तो आप लोग बताइएगा कि वे वर्ड जो ना तो स्वर के साथ ना तो व्यंजन के साथ जुड़ते हैं, जो ना तो स्वर के साथ ना तो व्यंजन के साथ जुड़ते हैं, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह वर्ड कहते हैं। पूछेगा कि अयोगवाह वर्ड किसने दिया था, बताया तो आप लोग बताइए किशोरी दास जी ने।
किशोरी जिन्हें, और अयुग्मा वर्ड कौन से होते हैं तो आप लोग बताइएगा, अंक और आ। ये डिफिनेशन है, वे वर्ड जो ना तो स्वर के साथ ना तो व्यंजन के साथ जुड़ते हैं उन्हें अयोगवाह कहते हैं। इसीलिए हम लोगों ने जब वर्ड का जो है प्रकार पढ़ रहे तो 3 प्रकार का हम लोगों ने वर्ड पढ़ा था। एक पढ़ा था स्वर, एक पढ़ा था व्यंजन, एक पढ़ा था अयोगवाह। अयोगवाह को इसलिए अलग रखा गया, ये तो ना तो स्वर होते हैं ना तो व्यंजन होते हैं, और क्या होते हैं, इसलिए हम लोग 3 प्रकार के वर्ड पढ़े थे। एक बार पूछा गया था कि वर्ड कितने प्रकार के होते हैं, तो माना गया था वर्ड 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। तो आप लोग नोट करिएगा, इस पर भी कुछ क्वेश्चन बने हैं, बताते हैं क्या पूछा गया था। आप एक बार पूछा गया था कि स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं? स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं? स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी का मतलब ये हो गया कि स्वर और व्यंजन की मतलब जो ना तो स्वर हो ना तो व्यंजन हो, दोनों के बीच हो, दोनों से अलग हो, तो स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। बहुत से लोग इसको व्यंजन कहते हैं और बहुत से लोग इसको स्वर कहते हैं। जब हम बताएंगे स्वर जो है टोटल स्वरों की संख्या 13 होती है, तो इसमें अयोगवाह को लोग गिनते हैं। जैसे मैं कहूँ कि मैंने व्यंजन का परिभाषा आप लोगों को बताया कि व्यंजन किसी वर्ड की सहायता से बोले जाते हैं। तो अगर अयोगवाह देखिए अंक, तो ये लगभग देखिए ये 2 बना है, एक बना है पहले आ रहा है, फिर जो है अनुस्वार आ रहा है। तो देखा जाए तो ये किसी अन्य वर्ड की सहायता से उच्चारित हो रहे हैं, इसीलिए कुछ लोग इसको व्यंजन मान लेते हैं। और जब हम लोग टोटल वर्डों कुल स्वरों की संख्या पढ़ेंगे तो उसमें 13 होते हैं, तो उसमें लोग जो है अंक और आह को जो है स्वर मानते हैं। तो इसलिए पूछा गया कि स्वर तथा व्यंजन के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं? तो अयोगवाह कहते हैं। तो अभी कन्फ्यूजन है कि क्या स्वर है या स्वर भी हो सकते हैं, व्यंजन भी हो सकते हैं, इसलिए पूछा गया स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं? तो आप लोग बताएंगे अयोगवाह। अगर बताएंगे व्यंजन किस लिए व्यंजन है, बता देंगे किसी अन्य वर्ड की सहायता से उच्चारित हो, जैसे अंक और आह ले लीजिए, आह भी ले लीजिए। पहले क्या आ जाएगा? पहले आ आएगा छोटा, उसके बाद हम लोग देखेंगे विसर्ग आता है। तो एक किसी अन्य वर्ड की सहायता से बोले जा रहे हैं, इसलिए इसको व्यंजन हम लोग कह सकते हैं। जब हम लोग पढ़ेंगे कुल स्वरों की संख्या 13 होती है, तो लोग इसको जो है व्यंजन में स्वर में गिनते हैं, अंक और आह को। जैसे मैं बता दूं, एक होता है संसार, एक होता है अंगद। देखिए दोनों पर जो है अनुस्वार लगा है, इस पे अनुस्वार जो है व्यंजन पर लगा है, यहाँ पर अनुस्वार देखो स्वर पर लगा है। तो आप लोग बताइए स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं? तो आप लोग बताइए अयोगवाह। तो पूछेगा व्यंजन कैसे होते, तो बता दीजिए ये किसी अन्य वर्ड की सहायता से उच्चारित हो रहे हैं। जैसे देखिए आ पहले आ रहा है, उसके बाद अनुस्वार आ रहा है। और कैसे बताइए स्वर कैसे होते हैं? बताइए कि टोटल स्वरों की संख्या काउंट करते हैं लोग, तो 13 बताते हैं, उसमें अंक और आ को काउंट करते हैं। तो स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं? तो अयोगवाह कहते हैं। लोग लिख लीजिएगा। आप लोग इसको नोट करिए। और अयोगवाह जो वर्ड होते हैं ये स्वर तथा व्यंजन से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। आप लोग इसको स्वर और व्यंजन को मानिए। बहुत लोग बताएंगे कि व्यंजन होते हैं, बहुत लोग बताएंगे स्वर होते हैं। तो आप लोग एकदम क्लियर करके बता दीजिएगा कि किस प्रकार से व्यंजन होते हैं, किस प्रकार से स्वर होते हैं, और आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हम लोगों ने देखा कि वर्ण के प्रकार कितने होते हैं, तो 2 प्रकार भी देखा, 3 भी प्रकार देखा, 4 भी प्रकार देखा।
उसके बाद हम लोगों ने स्वर की परिभाषा देखा, व्यंजन की परिभाषा देखा, अयोगवाह के बारे में थोड़ा सा विस्तृत जानकारी हम लोगों ने ली। तो अब हम लोग प्रॉपर पढ़ने चल रहे हैं स्वर, उसके बाद पढ़ेंगे व्यंजन। तो आज हम आप लोग हेडिंग लगाइएगा स्वर। पूछ लेगा स्वर किसे कहते हैं, तो बताइए वे वर्ड जो किसी अन्य वर्ड बिना किसी अन्य वर्ड की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। तो लिख लीजिएगा वे वर्ड जो बिना किसी अन्य वर्ड की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं उसे स्वर कहते हैं। इनको उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ड की सहायता नहीं लेनी पड़ती, स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं। वे वर्ड जो बिना किसी अन्य वर्ड की सहायता से उच्चारित होते हैं उसे स्वर कहते हैं। अब 3 क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा आपसे। पहला पूछेगा कुल स्वर कितने होते हैं, फिर पूछेगा कि स्वर कितने होते हैं, और तीसरा पूछेगा शुद्ध स्वर। शुद्ध स्वर। तो आप लोग जब कुल स्वरों की संख्या पूछेगा तो 13 बताएंगे। अगर स्वरों की संख्या पूछ रहा है तो आप लोग 11 बताएंगे, और शुद्ध स्वरों की संख्या पूछेगा तो आप लोग 10 बताएंगे। अगर पूछेगा कि कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है तो 13, स्वर की संख्या कितनी होती है 11, और शुद्ध स्वर कितने होते हैं 10। हम लोग बात करेंगे कि कुल स्वर कैसे 13 होते हैं, स्वर कैसे 11 होते हैं, शुद्ध स्वर कैसे 10 होते हैं। तो आप लोग पहले यहाँ से ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट करिएगा कि अगर पूछे कुल स्वरों की संख्या तो 13, स्वरों की संख्या कितनी होती है तो 11, शुद्ध स्वर की संख्या कितनी होती है 10। एक बार पूछा गया था कि प्राकृत हिंदी में स्वरों की संख्या, प्राकृत हिंदी में स्वर की संख्या, प्राकृत हिंदी में अगर स्वर की संख्या पूछ रहा है तो आप लोग बताएंगे 10। कितना बताएंगे 10। कुल स्वरों की संख्या 13, स्वर की संख्या 11, शुद्ध स्वर या प्राकृत हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है 10 होती है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि कुल स्वर 13 कैसे होते हैं। आप लोग एक बार इसको नोट करिएगा। पूछा जाएगा कि कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है तो आप लोग बताएंगे 13, और 13 है कौन? आ, बड़ा आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंक, आ। अब आप लोग कहेंगे कि आपने बताया था कि ये तो दोनों अयोगवाह होते हैं, ये तो न स्वर होते हैं न व्यंजन होते हैं, तो कुल स्वरों की संख्या में इनको क्यों काउंट कर लिया गया? तो बहुत विवाद हुआ। तो बहुत लोगों ने बताया कि भैया कि 13 तो होते हैं, इस प्रकार बता दिया। कहा कि आप छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। जब इस पर विवाद हुआ तो लोगों ने बताया कि इसके स्थान पे आप बड़ी री लिख देते हैं, और एक बताया इसको ली।
अगर पूछा जाएगा कुल स्वरों, अभी तक इसको लिख कर नहीं पूछा गया कि कुल स्वरों की संख्या लिख के बताइए। 13 कुल स्वरों की संख्या पूछा गया 13। अगर कोई विवाद कोई भी अगर पूछे कि नहीं तो ये तो अयोगवाह है, तो आप इन दोनों को बता दीजिएगा। ये छोटी री है और ये क्या है, बड़ी री, और ये है री। तो कुल स्वरों की संख्या तो 13 होती है। 13 हम लोगों ने देख लिया। किसे? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंक, आ। अगर पूछे कि भैया ये तो जो है अयोगवाह है, स्वर है नहीं, तो आप इन दोनों को बता दीजिए। सब कुछ यही रखेगा, अंत में बता दीजिए इन दोनों। पूछा जाएगा कुल स्वरों की संख्या, आपको ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। तो आप लोग बताइएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि कुल स्वरों की संख्या 11 की। पूछेगा स्वर की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग बताइए 11। और स्वर में कौन कौन? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अंक और आ को तब हम लोग नहीं गिनेंगे, ना बड़ी री को और री को गिनेंगे। तो अगर स्वर की संख्या पूछ रहा है तो 11 बताएंगे। और विवाद ये उठ गया कि री जो है क्या स्वर है कि नहीं है। तो बहुत से लोगों ने बताया कि री जो है पहले स्वर था, अब स्वर नहीं है। री का उच्चारण जब हम लोग कर रहे हैं तो हमारा जीव जो है मूर्धा को कहीं ना कहीं टच कर रहा है, इसलिए री तो स्वर नहीं है। हमने पहले ही बताया था कि स्वर वे होते हैं जो बिना किसी बाधा के सतत उच्चरित होते हैं। लेकिन री को जब हम लोग उच्चरित करते हैं, री बोलिए, तो आपका जो है जीवा जो है वो मूर्धा को स्पर्श कर रहा है, इसलिए री को बहुत लोग स्वर नहीं मानते हैं। तो पूछेगा री स्वर है, तो बताइए वर्तमान समय में री जो है स्वर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि री जो है जीवा जो है री की उच्चारण करते समय जीवा जो है मूर्धा को स्पर्श करती है, इसलिए हम लोग री को जो है स्वर नहीं मानते हैं। तो री को स्वर नहीं मानते हैं। री जो है अब हिंदी में जो है स्वर नहीं है, ये संस्कृत में स्वर रहा है। तो हम लोगों ने तब क्या 11, तो स्वरों की संख्या आज भी देखो 11 है। छोटा आ, बड़ा आ, इसको कहते हैं अ, अभी बताते हैं। फिर छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। स्वरों की संख्या आज भी 11 है। लोगों ने कहा कि री जो है, री और री जो है वो संस्कृत में स्वर है। संस्कृत भाषा में स्वर है। हिंदी भाषा में नहीं। हिंदी भाषा में नहीं। अगर री का उच्चारण करते हैं हम लोग, इस प्रकार अर्थ होता है, री का उच्चारण इस प्रकार से होता है। देखिए री की तरह। इसको हम जब इसका वर्ड विच्छेद करेंगे तो ये होगा छोटी ई। री जो है संस्कृत भाषा में स्वर है, हिंदी भाषा में स्वर अब नहीं रहा। हिंदी भाषा में नहीं, री का उच्चारण जो है री की तरह होता है। और इसका जब शाब्दिक वर्ड विच्छेद करते हैं तो रा प्लस छोटी ई होता है, री। तो हम लोग देखते हैं री किस लिए स्वर नहीं है, क्योंकि ये जब इसका उच्चारण कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न हो रही है। री या री ऐसे बोल लीजिए, आपका जीवा जो है मूर्धा को जो है स्पर्श न करे। तो हम लोगों ने फिर री के स्थान पर जो स्वर को अपनाया गया है, इसको अपनाया गया है, इसी को हम लोग कहते हैं, इसको अपना लिया गया है। किसको? अ। इसको कहते हैं आगत स्वर। इसको हम लोगों ने अब अपना ली, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? आगत स्वर कहते हैं। आगत स्वर कहते हैं। किसके स्थान पर? री के स्थान पर अब किसको स्वर माना जाता है? इसको अ। आप लोग नोट करिएगा, इसके बाद हम बताते हैं। इसको हम लोग आगत स्वर कहते हैं।
गृहीत स्वर कहते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ग्रहण कर लिया इसलिए गृहीत स्वर कहते हैं। इसका नाम है अलग अलग गृहीत स्वर। इसके बहुत से नाम हैं। इसको मेहमान स्वर भी कहते हैं। देखिए आ जो है जैसे एक होता है हॉल, देखिए हॉल, एक होता है हॉल। इसका जब हम लोग करते हैं, विच्छेद करते हैं, देखिए आ हा प्लस आ प्लस ला प्लस आ, इसका जब कर रहे हैं हम लोग, इस पर ध्यान दीजिए। ये क्या है? हाल। मतलब समान भाषा में हम लोग ये बोल सकते हैं कि आपकी हाल चाल क्या है, ये वाली बात है। हाल, अपना हाल बताइए। और ये होता है हॉल। हॉल मतलब क्या होता है? एक बरामदा टाइप जो होता है उसको कहते हैं हॉल। ये अंग्रेजी भाषा में प्रयुक्त शब्द है ना, हॉल। इसको हम लोग जब बोलेंगे तो जो है ये जो है हम लोग किसे हॉल, हॉल इस तरह बोलेंगे। तो ये हॉल जो है एक जो हम लोगों का बरामदा होता है उसको कहते हैं ये हाल। जो साधारण भाषा हम लोग पूछते हैं हाल चाल बताइए क्या होता है। तो इस आगत स्वर का हम लगभग प्रयोग जो है अंग्रेजी भाषा जैसे हॉल हो गया, डॉक्टर हो गया, मतलब इसको बोलते समय हमारा जो है जीभ जो है कहीं कहीं स्पर्श नहीं होना चाहिए, देखिए, और कम से ओठ गोल होना चाहिए, हॉल। तो देखिए इसको बोलते समय जीभ हमारा जो जीभ कहीं स्पर्श नहीं हो रहा है, इसलिए इसको आगत स्वर भी कहते हैं, गृहीत स्वर भी कहते हैं, मेहमान स्वर भी कहते हैं। कितने प्रयोग होते हैं अंग्रेजी भाषा में, जैसे हॉल हो गया, डॉक्टर हो गया, जिसके ऊपर इस तरह से लगा होता है। तो आप लोग नोट कर लीजिए। पूछिएगा कि कुल स्वरों की संख्या, तो 11 बताएंगे। री, इसको बताएंगे री स्वर अब नहीं रहा, पहले स स्वर अब नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि इसका जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो हमारी जीवा जो है मूर्धा को जो है स्पर्श करती है, और स्वर में हमारा जीवा जो है कहीं स्पर्श नहीं करना चाहिए, इसलिए री जो है अब जो है स्वर नहीं रहा है। एक इस भाषा री जो है संस्कृत भाषा में स्वर है, हिंदी भाषा में नहीं। उच्चारण के दृष्टि से जो है, उच्चारण के दृष्टि से री इस प्रकार से है। तो इसलिए हम कहते हैं कि बहुत से लोग कहते हैं कि री जो है उच्चारण के दृष्टि से व्यंजन है तथा लिखित रूप से स्वर होता है। जैसे मैं लिखूं ऋतु, ऋतु, जैसे मैं लिखूं ऋतु, तो लेखन के दृष्टि से जो है री जो है क्या है? स्वर है। लेकिन देखिए बोल रहे हैं हम किस तरह बोल रहे हैं, इस तरह ऋतु, और लिख रहे हैं ऋतु, और लेकिन बोल रहे हैं ऋतु। तो बहुत से लोग बहुत कहते हैं कि जो है री जो है उच्चारण के दृष्टि से व्यंजन में आ जाता है, लेकिन लेखन के दृष्टि से आज भी हम लोग किसमें इस स्वर के रूप में प्रयोग करते हैं। तो आप लोग इस पर न जाइएगा। तो री क्या है? री अब स्वर नहीं रहा है, पहले था। जब पूछा जाए कि शुद्ध स्वर या प्राकृत हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग 10 बताएंगे। और 10 में इसमें जो है री को नहीं गिना जाता है। शुद्ध स्वर जब पूछ लेगा तो आप री को नहीं गिनेंगे। शुद्ध स्वर मतलब पूछ रहा है कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है, या प्राकृत हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है, 10। क्योंकि हम लोगों ने देखा कि री किस प्रकार से अब जो पहले स्वर था अब स्वर नहीं है। तो हम लोगों ने इस प्रकार से देखा कि कुल स्वरों की संख्या 13 होती है, स्वर की संख्या 11 होती है, और शुद्ध स्वर की संख्या पूछता है तो हम लोग बताएंगे 10 होती है। बहुत जगह मात्रा के आधार पर भी स्वरों की संख्या पूछे जाता है तो बताते हैं 10 होती है, तो उस पर हम लोग आगे बात करेंगे। तो ये रहा, आज हम लोगों ने देखा कि स्वर के बारे में देखा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे स्वरों का वर्गीकरण। जीवा के आधार पर, ओठ के आधार पर, मुख के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किसे किया जाता है, और ये सब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग जो है जो पिछले क्लास पढ़ाया गया अच्छे से तैयार करते रहिए। एकदम पूरी तरह से आपको एक अच्छे से विस्तार से हिंदी को पढ़ाया जा रहा है। आप लोग अच्छे से नोट्स बनाते रहिए और पढ़ते रहिए। जब वर्णमाला का एक चैप्टर पूरे कंप्लीट हो जाएगा, आप कहीं से भी प्रैक्टिस करिएगा तो आपको लगेगा कि नहीं, जो पढ़ाया गया है वो बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को हिंदी पढ़ाया गया है। तो आज आप सबको जो है मैथ की वीडियो मिलने वाली है, और पेट का जो ग्राफ की बात आप लोग कर रहे थे लगातार, तो वो आंसर लेकर आपके सामने आ रहे हैं। और बहुत अच्छे से आप लोग ग्राफ को तैयार करिए। 20 नंबर आप लोगों का यहाँ से तैयारी अक्सर कराने वाले हैं।
तो आप लोग आज मैथ का वीडियो पढ़ेगा, आप लोग अच्छी तैयारी करते रहिए, लगातार जुड़े रहिए सक्सेस सेंटर से और इसको लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, सहयोग करिए इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए। जय हिंद साथी।